हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ स्पेशल टाइप के करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो हमारा आता है, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मिक्स करंट अफेयर कवर करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे साल के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कराने वाला हूं और वो सभी टॉपिक रहेंगे जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 2021 में लिखी गई सभी बुक्स और उनके ऑथर, साथ ही अपॉइंटमेंट्स 2020-21 में जितनी भी हुई हैं, साथ ही सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट, क्योंकि आपको पता है हाल ही में बहुत सारी स्टेट्स के सीएम चेंज हुए, गवर्नर भी चेंज हुए, तो डिटेल से ये वाला टॉपिक भी हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में। साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 से इंपोर्टेंट कवर कराऊंगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री के आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा, साथ ही इंपोर्टेंट डेज और उनके इंपोर्टेंट थीम जो कि एग्जाम में पूछ जाते हैं वो कवर कराऊंगा, योजनाएं कवर कराऊंगा, एक दो और इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही मिस कर दो। और हां, इससे पहले आपको लास्ट 12 मंथ्स के इंपोर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर सुपर फास्ट मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं। 2-2.5 घंटे का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और हां, आपके पास एक नोटबुक और एक पेन भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंपोर्टेंट टर्म्स आती रहेंगी आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट डाउन करते हुए चलना है, इसका आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कवर करते हैं हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है न्यू अपॉइंटमेंट्स, यानी कि नई नियुक्तियां जितनी भी 2020 और 2021 में हुई हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो भाई, पहली अपॉइंटमेंट है चेयरमैन ऑफ एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार हरा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये उनकी फोटो है। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो नए चीफ हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं 30 सितंबर को, वो है हमारे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अपॉइंट किए गए, एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है भाई सीईओ फोन पे। एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है कि भाई फोन पे के सीईओ कौन है, तो यहां पर देखिए समीर निगम फोन पे के सीईओ हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। फ्रेंड्स, 2021 में ही सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल। नोट डाउन करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ अमेजोन। सब लोग ये जानते हैं कि अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस है, लेकिन 5 जुलाई को जेफ बेजोस ने सीईओ का पद छोड़ दिया। अब वो अमेजोन के केवल चेयरमैन है, और जो नए सीईओ ऑफ अमेजोन चुने गए हैं वो है एंडी जेसी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अमेजोन के नए सीईओ कौन है, तो एंडी जेसी के ऊपर आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट है भाई सीईओ ऑफ पेटीएम। पेटीएम के सीईओ कौन है, तो यहां पर आप देख रहे हैं विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही मैंने यहां पर स्लाइड नहीं लगाई। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सब लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। 48वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस चुने गए हैं, वो है एनवी रमने। इनका शॉर्ट में नाम ले लिया जाता है, लेकिन नथुलपति वेंकटा रमने इनका पूरा नाम है। ठीक है, 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चुने गए हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? अमेजोन के तो देख लिए एंडी जैसी, लेकिन फ्लिपकार्ट के भी देखिए, यह कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं फिलहाल। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 के स्टार्टिंग में ही, शायद अप्रैल जून के आसपास ही सीईओ जो बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए, वो सत्या नडेला है। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के हैं। जन्म इनका भारत में हुए, भले ही इनकी जो नेशनलिटी है वो अमेरिकन है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ जो बन चुके हैं वो इंडियन ओरिजिन ही है एक तरीके से, सत्या नडेला। याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर बनेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है पंकज सिंह। स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको कवर करा दिया था ये दी करंट अफेयर शो में भी। नेक्स्ट है भाई हमारा प्रेसिडेंट ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम से यही बने हुए हैं। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम के तो मैंने आपको बता दिए, ये है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के सीईओ हैं वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के सीईओ है। नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर ये पूछ लिया जाए कि
जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर प्रेसिडेंट कौन है? वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अगर वाइस चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ ले नीति आयोग का, तो डॉक्टर राजीव कुमार। नए हैं ये, हाल ही में चेंज हुए हैं। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट है भाई, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हाल ही में चेंज हुए हैं। पहले सक्सेना जी थे, अब बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी, याद रहेगा। नेक्स्ट है भाई, प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो है अनिल धस्माना। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है अनिल धस्माना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेलीविजन एसोसिएशन, ये है अनिल जैन। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है कुलदीप सिंह। आईपीएस थे ये अपने कैडर के। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए जनरल डायरेक्टर चुने गए हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष पूछ रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, शेखर कपूर। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है जनरल डायरेक्टर ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जनरल डायरेक्टर कौन है? वो है श्री एम.ए. गणपति, श्री एम.ए. गणपति। नेक्स्ट है हमारा चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूछ रहा है, ये है प्रेष रावल, जो कि इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं। प्रेष रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पता होना चाहिए, वैसे तो काफी टाइम से यही बने हुए हैं, नई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हमारी जो थल सेना है उसके हेड है, यानी कि उसके चीफ हैं। नेक्स्ट है लगे हाथों नेवी का भी देख लीजिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी कि इंडियन नेवी जो है उसके चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, और ये 24वें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अभी स्टार्टिंग बताया था, हाल ही में 30 सितंबर को अपॉइंटमेंट हुई है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सीडीएस, इंडिया के फर्स्ट सीडीएस कौन है? सीडीएस का मतलब क्या है? कंबाइंड डिफेंस स्टाफ, ठीक है, कौन है? बिपिन रावत है, और ये फर्स्ट सीडीएस है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बना करेगा, ठीक है, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहोगे। तो इंडिया के फर्स्ट सीडीएस कौन बने? बिपिन रावत। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ कौन है? याद रखिएगा नवनीत मुनोत, नवनीत मुनोत, ये भी नई अपॉइंटमेंट है। पहले एसबीआई जो म्यूचुअल फंड था उसके एमडी और सीईओ थे, अब ये एचडीएफसी के हैं। नेक्स्ट है एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है उसके एमडी और सीईओ कौन बन गए? उनके बन गए विनय एम टोन्स, ठीक है, विनय एम टोन्स। ये पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के थे शायद, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर चेंजमेंट हुई है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन बना था। एम वीरा लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एम वीरा लक्ष्मी। नेक्स्ट है सचिव राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति सेक्रेटरी पूछ रहे हैं, कौन है? सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, नाम है इनका कपिल देव त्रिपाठी। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, सचिव या फिर हिंदी में कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट है अध्यक्ष टीआरआई के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, पीडी वाघेला। नेक्स्ट है अध्यक्ष नाबार्ड के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, गोविंद राजुलू चिंतला। नेक्स्ट है सीईओ एसबीआई कार्ड, एसबीआई के चेयरमैन कौन थे? दिनेश कुमार खरा। लेकिन पूछ रहा है जो एसबीआई कार्ड है उसके सीईओ कौन है? देखिए रामा मोहन राव अमारा, ठीक है, रामा मोहन राव अमारा, और ये लास्ट अपॉइंटमेंट थी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जो कि है इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, जो कि 2021 में लिखी गई और कुछ 2020 के लास्ट की भी इंपोर्टेंट बुक्स और ऑथर है। नोट डाउन करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, 3-4 चीजें स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। एक तो हमारा बुक का कवर है, साथ ही बुक का नेम भी उसके नीचे है, साथ ही बुक के ऑथर की फोटो लगाई हुई है और उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है। सभी इंपोर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड है, फालतू का कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हमारी भाई फर्स्ट बुक आ जाती है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के एग्जाम में हाल ही में पूछी गई थी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये बुक जो लिखी है वो शशि थरूर ने लिखी है। ये जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा बुक जो पूछी जाती है वो इन्हीं की पूछी जाती है। ये इंडियन पॉलिटिशियन है, यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा है और इंडियन एक बहुत बड़े राइटर भी है। तो शशि थरूर है जो इनकी बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, 2019 या 20 में ये बुक लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, नोट
नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट बुक है वो भी इन्हीं की है, बुक का नाम है वाई आई एम अ हिंदू। एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार पूछी गई है, वाई आई एम अ हिंदू। ये भी शशि थरूर जी द्वारा ही लिखी गई है। मैं अब बता चुका हूं, इंपोर्टेंट, बहुत ही पर्सनैलिटी इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 4-5 बुक है इनकी जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, सभी बता रहा हूं। नेक्स्ट है, बुक का नाम देखिए होम इन द वर्ल्ड। लेटेस्ट बुक है, 2021 में ही लिखी गई है। इंडिया के ग्रेट इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है अमर्त्य सेन, आपको पता है 1998 में नोबेल प्राइज इनको इकोनॉमिक में मिल चुका है, साथ ही भारत रत्न शायद 1999 में इनको दिया गया था। अमर्त्य सेन जी द्वारा 2021 में होम इन द वर्ल्ड बुक लिखी गई है, इंपोर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा इसको भी। नेक्स्ट है ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये एक बुक है, स्क्रीन के ऊपर आप कवर देख रहे हैं, ये लिखे है रस्किन बॉन्ड। ये भी एक इंडिया के बहुत बड़े ऑथर है, बहुत सारी बुक एक साल में लिखते हैं, 4-5 बुक निकाल देते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की नई बुक आई है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट है, द इंडिया स्टोरी, ये लिखी है बिमल जलान। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं बिमल जलान, ये है कौन, ये भारत रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। लगभग 2003 के आसपास ये रिजर्व बैंक के 1998 से 2003 तक ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं बिमल जलान। इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट है भाई आई एम नो मसीहा। इनके बारे में ऑब्वियसली आप जानते होंगे, मैंने आपको एक कवर कराई थी शायद CHSL के एग्जाम में भी। ये लिखी है मीना अय्यर। सोनू सूद के ऊपर ये बुक लिखी गई। आपको पता है कोरोना टाइम में सोनू सूद ने बहुत ज्यादा लोगों की मदद की थी, जो मजदूर है उनको घर पहुंचाने में मदद की थी, इसलिए उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है आई एम नो मसीहा, जो कि लिखी है मीना अय्यर ने। नेक्स्ट है भाई द अर्थ स्पिनर, एक बुक लिखी गई है, हाल ही में 2021 की ही बुक है। ये अनुराधा रॉय ने लिखी है। देखिए कवर देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं क्योंकि ये मुझे यहां पर लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। द अर्थ स्पिनर लिखे है अनुराधा रॉय, नोट करिएगा। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया है जयराम रमेश ने 2021 में ही ये बुक लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बुक हाल ही में 30 सितंबर को ही लॉन्च हुई है, यानी कि 2 दिन पहले ये बुक पब्लिश हुई है। ये बुक भी लिखी है शशि थरूर ने। अभी आपको बता चुका हूं इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ लोकसभा है, साथ ही राइटर भी है शशि थरूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बुक लिखी गई है, 30 सितंबर 2021 को पब्लिश हुई है। नाम देख लीजिए एक बार फिर से, द स्ट्रगल फॉर द इंडिया सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है भाई, ये भी शशि थरूर जी की बुक है, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। द हिंदू वे के नाम से एग्जाम में पूछ ली जाती है, द हिंदू वे के नाम से पूछ ली जाती है। शशि थरूर ने इसको लिखा है। अभी मैंने आपको बताया व्हाई आई एम हिंदू, वो भी शशि थरूर ने लिखी है। तो 4 बुक मैंने आपको शशि थरूर की बताई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। ये एक किताब लिखी गई है हाल ही में, करीना कपूर खान के द्वारा ही ये किताब लिखी गई है, नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बुक का नाम देखिए लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसे 2003 टू 2020। ये एक बुक 2021 में लिखी गई है। ये लिखी है सलमान रुश्दी। बहुत ही पॉपुलर इंडियन ऑथर है, राइटर है, इनके बारे में जानते होंगे आप, बहुत सारी बुक ऑलरेडी लिख चुके हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड बुक के बारे में काफी बार पूछा जाता है। तो नई बुक इन्होंने 2021 में पब्लिश करवाई है, जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसे 2003 टू 2020, याद रहेगी। नेक्स्ट है भाई बिलीव वोट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, ठीक है, बिलीव वोट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी। ये लिखी है सुरेश रैना ने, बताने की जरूरत नहीं होगी सुरेश रैना कौन है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है वोट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी। नेक्स्ट है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये एक बुक लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड जी द्वारा ही लिखी है, मैं आपको बता चुका हूं इंडिया के बहुत बड़े ऑथर हैं। नेक्स्ट है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये लिखी है रवि शास्त्री ने, जो कि हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट है बुक है इंडियाज पावर इलाइट क्लास कास्ट एंड अ
कल्चर रिवॉल्यूशन, ये बुक लिखी है संजय बारू ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में हाल ही में लिखी गई है। नेक्स्ट है द क्रिसमस पिग, द क्रिसमस पिग लिखी है जेके राउलिंग ने, जो कि एक बहुत बड़ी ब्रिटिश ऑथर हैं। नेक्स्ट है वेयर अबाउट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोवेल है, हाल ही में 2021 में लॉन्च किया गया है, ये लिखा है झुम्पा लाहिरी, ये भी इंडिया की बहुत बड़ी ऑथर है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी अ प्रोमिस्ड लैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एग्जाम की 2-3 शिफ्ट में पूछा गया, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। अ प्रोमिस्ड लैंड, ये बुक लिखी है भाई बराक ओबामा ने, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बराक ओबामा ने लिखी है अ प्रोमिस्ड लैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड बुक लिखी है भाई प्रियंका चोपड़ा जोनास, अनफिनिश्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर, वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर, लेटेस्ट नोवेल है चेतन भगत जी का, आपको पता है चेतन भगत जी इंडिया के कितने बड़े राइटर ऑथर हैं, बहुत सारी बुक, और खास बात यह है ज्यादातर जितने भी नोवेल ये लिखते हैं उनके ऊपर बॉलीवुड में मूवीज जरूर बनती है, जैसे कि 3 इडियट्स हो गई, काय पोचे हो गई, हाफ गर्लफ्रेंड हो गई, बहुत सारी मूवीज इनके नोवेल पर बनती रहती हैं। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीएचएसएल का जो एग्जाम स्टार्टिंग में होता अप्रैल मंथ में, उसमें ये था, रस्किन बोर्ड ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बोर्ड जी द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है मी टू, हाँ मी टू मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा, ये चला था, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा था एक टाइम पर, ये लिखी है करणपुरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारी बुक आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, ये बुक केवल आजादी के नाम से भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, ये लिखी है अरुंधति रॉय ने, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, कितनी ग्रेट ऑथर है, इंडिया की बहुत सारी बुक ऑलरेडी, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक किसने लिखी, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, वो भी अरुंधति रॉय ने लिखी, और उसके लिए ठीक है बेस्ट फिक्शन बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था 1997 के अंदर, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर फिक्शन बुक ही लिखती हैं, ठीक है। तो हाल ही में उन्होंने लिखी है आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, 2021 के स्टार्टिंग में ही शायद ये बुक आई थी। नेक्स्ट है भाई बाय बाय कोरोना, ये दुनिया की पहली साइटून बुक है जो कि डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई है। ये एक राइटर हैं जो कि साइटून बुक लिखते हैं, साइटून मतलब साइंस को कार्टून में दर्शाते हैं बुक के अंदर, उसको बोलते हैं साइटून, क्लियर है। डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बाय बाय कोरोना दुनिया की पहली साइटून बुक है कोरोना के ऊपर, जो कि इंडिया में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्रम योद्धा ग्रंथ, क्रम योद्धा ग्रंथ ये लिखी है अमित शाह ने, ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं बढ़िया बढ़िया उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है द एंड गेम, द एंड गेम, ठीक है, मार्वल वाली एंड गेम नहीं, ये एक अलग क्राइम नोवेल है जो कि हुसैन जैदी ने लिखी है। हुसैन जैदी ज्यादातर क्राइम स्टोरी के ऊपर ही नोवेल वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट है भाई योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे टुडे लिखे बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने। नेक्स्ट है भाई द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी अशूर टेल फॉर किड्स, ये किड्स के लिए लिखी गई है आनंद नीलकांतन, ये इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है भाई अ बुके ऑफ फ्लावर, अ बुके ऑफ फ्लावर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ये लिखिए जयराम रमेश, स्टार्टिंग बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईयर बुक, इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया था, ये लिखी है सेट रोगन ने, याद रहेगा, नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट बुक। जितनी बुक्स मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराई हैं एक एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 जनवरी से लेकर अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है वो मैंने आपको कवर कराई, और कुछ 2020 के लास्ट मंथ में जो लिखी गई है वो कवर कराई। जितनी भी इंपॉर्टेंट है केवल वही कवर कराइए, इसलिए नोट कर लिया होगा आपने, और इनको एक बार रिवीज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे स्टेट्स के सीएम और गवर्नर चेंज हुए, तो एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का नाम दे दिया जाता है कि गोवा के सीएम कौन है, या फिर गुजरात के नए सीएम कौन है, या फिर उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, ठीक है। तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि नए हैं ज्यादातर। देखिए फ्रेंड्स टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप केवल वीडियो ही देख रहे हो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टेट के सीएम और गवर्नर याद करना। एक बार आप मुझे देख रहे हो तो प्रॉपर आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, स्टेट का नाम लिखा, उसके सामने उसके सीएम और उसके सामने उसके गवर्नर। जब आपका
आपका एग्जाम हो उससे पहले 3-4 बार रिवाइज कर दीजिएगा एक शांत दिमाग के साथ। डेफिनेटली आपके माइंड में चीजें रह जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करने से रिटेंशन पावर बढ़ती है। किसी चीज को आप अपने हाथ से नोट कर रहे हो ना, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली और सोचा कि हाँ मैंने तो भाई सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर याद कर डाले हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, आपको इस साइड में जहां पर मैं खड़ा हूं, इस साइड में तो आपको स्टेट के सीएम मिलेंगे। यहां पर स्टेट का नाम मैंने लिखा हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश, हर स्लाइड में यही मिलेगा, ठीक है। यहां पर सीएम है, इस साइड में सीएम है, इस साइड में गवर्नर है। क्लियर है, ये सीएम है, ये गवर्नर है। तो फर्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, यहां पर देखिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, सीएम है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। उम्मीद करता हूं नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट है असम राज्य। असम राज्य के जो सीएम है हिमांता बिश्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट है बिहार। बिहार राज्य के जो सीएम है नीतीश कुमार है और गवर्नर है फगू चौहान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के जो सीएम है भूपेश बघेल हैं और जो गवर्नर है देखिए अनुश्रिया उके। अनुश्रिया उके। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत है और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात राज्य के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, हाल ही में चेंज हुए हैं, ठीक है। भूपेंद्र पटेल हैं और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी हैं और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए जो साउथ स्टेट है या फिर कुछ भी जो स्टेट है उनके जो सीएम या फिर गवर्नर के नाम हो सकता है मैं अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ऑब्वियसली, क्योंकि वेस्ट इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई प्रोनाउंस गलत हो जाए नाम की, उसके लिए माफी चाहता हूं पहले ही। झारखंड जो है, झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है और झारखंड के जो गवर्नर है रमेश देसाई है। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य के जो सीएम है श्री बसवराज बोमाई है और कर्नाटक राज्य के जो गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट है केरला। केरला राज्य के जो सीएम है वह है पिनाराई विजयन और केरला राज्य के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है मंगूभाई चगनभाई पटेल, ठीक है, मंगूभाई चगनभाई पटेल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह है और गवर्नर है श्री ला गणेशन। नेक्स्ट है मेघालय के जो सीएम है कोनार्ड सांगमा और गवर्नर कौन है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है मिजोरम के जो सीएम है जोराम थंगा और गवर्नर कौन है डॉक्टर काम्भापति हरि बाबू, ठीक है, डॉक्टर काम्भापति हरि बाबू। नेक्स्ट है नागालैंड के जो सीएम है नेफ्यू राय है और नागालैंड के गवर्नर कौन है प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य के जो सीएम है नवीन पटनायक जी हैं और गवर्नर कौन है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। नेक्स्ट है पंजाब के हाल ही में नए सीएम बदले गए हैं, कौन है चरणजीत सिंह चान्नी। चरणजीत सिंह चान्नी और गवर्नर कौन है श्री बनवारी लाल पुरोहित। पहले ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, श्री बनवारी लाल पुरोहित पहले तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट है राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत हैं और गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन है और गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट है तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। त्रिपुरा राज्य के जो सीएम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर कौन है
सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है उत्तराखंड के जो सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी, हाल ही में 1-2 महीने पहले ही चेंज हुए हैं, ठीक है। तीरथ सिंह रावत, उससे पहले त्रिवेंद्र थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए और अब पुष्कर सिंह धामी है। और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है, शायद लास्ट है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बनी है और जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स ये थी लास्ट सीएम और गवर्नर की पीपीटी। देखिए पर्पस केवल यही है, इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके लिए लेकर आऊं। ये चीज तो आप खुद भी रट्टा मार सकते हो, रट्टा ही मारना है, यहां पर कोई समझाने वाली चीज तो है नहीं कि मैं आपको समझा दूं, ठीक है। बस ये है कि आप थोड़ा रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि चीजें याद रह जाते हैं इस तरीके से। आप बुक से पढ़ोगे, एक बार आपने पढ़ लिया भूल गए, वो याद नहीं रहेगा। मैं खुद आपको बता रहा हूं बोल के, आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके या फिर कुछ भी करके उसको नोट डाउन भी कर रहे हो और फिर आप रिवाइज भी कर रहे हो, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। वरना ऐसे आप भी खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई खास वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट है भाई हमारा टोक्यो ओलंपिक से कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर लेके चलते हैं। जो एमटीएस का एग्जाम आ रहा है और कांस्टेबल जीडी का एग्जाम नवंबर में, उसके लिए बाकी और कोई खास इंटेंशन मेरी भी नहीं है। टोक्यो ओलंपिक पीपीटी लगा दी गई है आपके सामने। तो फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये बन जाता है कि 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक चले हैं। कहां पर हुए? जापान, टोक्यो के अंदर हुए। इस बार मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का मोटो गारंटीड एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन था। नेक्स्ट है होस्ट सिटी टोक्यो, जापान में किया गया। 2020 गेम आर 4th ओलंपिक गेम टू बी हेल्ड इन जापान, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक थे इस बार 2020 में चौथी बार जापान के अंदर होस्ट कराए गए, यानी कि ऑलरेडी 3 बार इससे पहले होस्ट करा चुका है जापान। मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन बता चुका हूं। नेशन कितने थे इसके अंदर? 205, एथलीट्स लगभग 11,090 थे। इवेंट्स इसके अंदर 339 थे, जिसमें से 33 स्पोर्ट थे। साथ ही ओपनिंग वगैरह बता चुका हूं। इंडिया से टोटल कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था? 127 प्लेयर ने इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें इस बार 4 न्यू स्पोर्ट भी जोड़े गए थे, जिसमें से 5 स्पोर्ट ऐड किए गए थे, जिसमें से कौन कौन से था मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर देखिए, एक तो था बेसबॉल यानी कि सॉफ्टबॉल, कराटे, साथ ही स्केटबोर्ड था, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सफरिंग, ये थे इसके सफरिंग बता रहा हूं, सर्फिंग। ये 5 स्पोर्ट इस बार इसमें जोड़े गए थे टोक्यो ओलंपिक में, याद रहेगा। 1896 में पहली बार ये एथेंस ग्रीस में शुरू किया गया था, ठीक है, ग्रीस में होस्ट किया था 1896 में पहली बार ओलंपिक। नेक्स्ट है 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो फ्रांस पेरिस के अंदर होने वाले हैं और 2028 में लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में। ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना कि 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटीडली पूछा जाएगा कि भाई 2024 में कहां पर होंगे। और 2028 में आपको ऐसे ही बता रहा हूं जो कि लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया यूएस में होने वाला है। रैंकिंग अगर हम देखें इस बार टोक्यो ओलंपिक में क्या रही, यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट रैंक पे रहा है, क्योंकि इसने जो गोल्ड जीते हैं वो लगभग 39 गोल्ड जीते हैं और टोटल जिसके पास जो मेडल रहे हैं वो 113 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पर चाइना रहा है, जिसमें से 38 उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल जो मेडल रहे हैं इनके पास 88 रहे हैं। भारत की जो रैंक रही है टोक्यो ओलंपिक में इस बार 48 यानी कि 48वीं रैंक रही है, क्योंकि भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में। साथ ही 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास आए हैं। क्लियर है? तो भाई पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले टोक्यो ओलंपिक में जो बने वो नीरज चोपड़ा बने, इंडियन जेवलिन थ्रोवर ये है। इनका पूरा नाम नीरज चोपड़ा ही है। इनका जो निकनेम है यानी कि जिन नाम से जाने जाते हैं वो है गोल्डन बॉय। याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। गोल्डन बॉय के नाम से कौन जाने जाता है? नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। नेशनलिटी इंडिया, इनका जो जन्म हुआ था वो पानीपत हरियाणा के अंदर हुआ था। 23 साल की इनकी उम्र है। बाकी इंडियन आर्मी को भी ये सर्व कर रही है 2016 से। इनकी जो रैंक है सूबेदार की रैंक के ऊपर ये है। 4th यूनिट राजपुताना राइफल के अंदर ये तैनात है, ठीक है। अवार्ड इनको विशिष्ट सेवा मेडल रिबन भी दिया जा चुका है। साथ ही ट्रैक एंड फील्ड इनका स्पोर्ट है और इवेंट जेवलिन थ्रो है। कोच बाय वे होन, ये इनको कोच कर मतलब इनको ट्रेन कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया था वो 87.58 मीटर्स जेवलिन इन्होंने थ्रो करके ये रिकॉर्ड बनाया था। क्लियर है? तो भाई गोल्ड मेडल जो लाए वो नीरज चोपड़ा जी ही लाए। 1928 के ओलंपिक खेलों के बाद ये एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल था और भारत का ये अब तक
ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो में पहला मेडल था, जेवलिन में पहला मेडल भारत का किन्होंने दिलाया, नीरज चोपड़ा ने दिलाया। रिवॉर्ड्स अगर इनके बारे में बात करें, इनको क्या क्या मिला है, मेडल तो ऑब्वियसली इनको गोल्ड मेडल मिला है, 75 लाख जो इनको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 6 करोड़ इनको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से मिले हैं, 2 करोड़ इनको बायजूस की तरफ से मिले हैं, 2 करोड़ इनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, 1 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, 1 करोड़ इनको बोर्ड कंट्रोल ऑफ यानी कि बीसीसीआई की तरफ से, 1 करोड़ इनको सुपर किंग एंड पर्सनलाइज्ड जर्सी की मिली है, 25 लाख इनको एलन रियलिटी ग्रुप गुड़गांव से मिले हैं, 75 लाख इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी दिए हैं। ठीक है, ये इनकी मेडल लिस्ट है जो कि अब तक ये जीत चुके हैं। टोटल 6 गोल्ड मेडल इनके पास है, जिनमें से ये इवेंट रहे थे। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है भाई, जो कि पहले ही दिन, शुरुआत के दिन ही भारत को ओलंपिक्स में मेडल दिलाया, सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया। इनका पूरा नाम है सिखोम मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू के नाम से पॉपुलर है, इंडियन रेसलर हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में दिलाया था। ठीक है, इनका जो ये रहने वाली है, जो बिलोंग करते हैं, वो नांगपोक काकचिन इम्फाल ईस्ट मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इवेंट इनका रेसलिंग है, कैटेगरी इनकी 49 किलोग्राम है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है, बाकी इनके भी रिवॉर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीवी सिंधु। इनका पूरा नाम है पुशरला वेंकटा सिंधु, ये नोट डाउन कर लीजिए, पुशरला वेंकटा सिंधु। देखिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, आप पोज करके देख सकते हैं। बाकी करियर रिकॉर्ड इनका रहा है लगभग 349 मैचेस इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 149 इन्होंने हारे हैं एक तरीके से। इन ये जो हाईएस्ट रैंक इनकी 7 अप्रैल 2017 में, यानी कि वर्ल्ड में सेकंड बैडमिंटन की बेस्ट प्लेयर रैंक इन्होंने किया, और करंट जो इनकी रैंकिंग है बैडमिंटन प्लेयर के अकॉर्डिंग वो 7वीं है वर्ल्ड के अंदर, 23 मार्च 2021 में जो रिकॉर्ड आया था। तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बाकी इनके रिवॉर्ड्स वगैरह लिख रखे हैं, आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक चैनल के ऊपर सर्च करोगे, एक प्रॉपर ओलंपिक 2020 के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, इसलिए एक रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा या फिर जिन्होंने देखा भी है, दोबारा माइंड में चीजें रिन्यू हो जाएंगी, तो रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया, इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं, जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेले थे। ठीक है, इनके ये स्पोर्ट इवेंट वगैरह मेडल जितने मिले हैं, और बाकी इनका भी रिवॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट है भाई लवलीना बोरगोहिन। ठीक है, लवलीना बोरगोहिन इंडियन बॉक्सर है, जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में 69 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया है, इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है, जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया टोक्यो ओलंपिक 2020 में। याद रखिएगा ये खेलते हैं 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। नेक्स्ट है इंडियन हॉकी टीम, जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया काफी लंबे टाइम के बाद। यहां पर नीचे देखिए 5-4 से मुकाबला अपने नाम किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। साल 1968 और साल 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहां पर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जो इंडिया की हॉकी टीम है वो ओलंपिक में मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी टीम मानी जाती है। उसके अपने रीजन है, बताऊंगा। फिलहाल जो प्रेजेंट के कैप्टन है हॉकी टीम के, वो मनप्रीत सिंह है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फैक्ट के बारे में बात करते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल टीम क्यों मानी जाती है, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में 1928 में, 1932, 1936, 1948, 52, 56, 64 और 1980 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, यानी कि 8 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम ला चुकी है। और जब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद 1928, 1932, 1936 लगातार 3 गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, जर्मनी से उन्हें बहुत जबरदस्त ऑफर भी दिया था, शायद उस टाइम पे हिटलर थे कि जर्मनी के लिए खेलो, उन्होंने साफ मना कर दिया था ये ऑफर। ठीक है, तो ये 3 गोल्ड मेडल लगातार आए थे। उसके बाद देखिए 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के पास है। और इसके बाद अब 2021 में ब्रॉन्ज मेडल लाई, मतलब फाइनली कम बैक किया एक तरीके से भारत की हॉकी टीम ने। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, और बाकी बस यही है।
और भी कुछ लिखा हुआ है। बाकी निक नेम क्या है हॉकी टीम का? मैन इन ब्लू। हाँ, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है हॉकी टीम से रिलेटेड, काफी लोग नहीं जानते होंगे। जो इंडिया की हॉकी टीम है उसका निक नेम है मैन इन ब्लू या फिर भारत आर्मी, दो नाम है, मैन इन ब्लू और भारत आर्मी के नाम से इंडियन हॉकी टीम को जाना जाता है। बाकी ये कोच वगैरह के नाम लिखे हुए, मैनेजर शिवेंद्र सिंह है, कैप्टन मनप्रीत सिंह है, बता चुका हूं। ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम भारत की लेकर आई है इस बार। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। ऑलरेडी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऊपर दे चुका हूं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या बुराई है इसमें। तो भाई आपको पता है 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कैबिनेट अपडेट कर दिया, ठीक है, पूरा कैबिनेट। देखते हैं कौन से मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया। कुछ मिनिस्टर ऐसे भी रहे जो कि भारी हो गए, कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको चेंज हुआ है, केवल रिप्लेस किया गया है, यानी कि जो मिनिस्ट्री उन पे पहले थी उनको दूसरी मिनिस्ट्री दी गई है। जैसे कि किरण रिजिजू पहले स्पोर्ट मिनिस्टर थे, अब उनको दूसरा मंत्रालय दिया गया। तो देखते हैं, रेलवे मंत्री बदल गए, पीयूष गोयल जी पहले थे, अब अश्विनी जी है, ठीक है, अश्विनी, ठीक है। देखते हैं, यही है श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव पहले हमारे जो मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव, इनको 3 बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नए रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। ये 3 मंत्रालय इनको दिए गए। यहां पर इंग्लिश में नोट डाउन है, यहां पर हिंदी में है, नोट करिएगा। नेक्स्ट है भाई हमारा श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर को 2 नए मंत्रालय दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है श्री किरण रिजिजू। अभी बात की, पहले थे स्पोर्ट मिनिस्टर, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय इनको दे दिया गया है। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनको 2 मंत्रालय दिए गए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। श्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है नए, और इनसे पहले कौन थे एजुकेशन मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक जी। और एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, क्या आपको पता है? नोट करिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इन्होंने लगभग 1947 से लेकर 1958 तक ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट है भाई हमारे श्री पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल जी के नाम से जानते हैं, सबसे बेस्ट नेता माने जाते हैं, ठीक है, कैबिनेट के सबसे बेस्ट मिनिस्टर माने जाते हैं, अपने काम को फुल शिद्दत के साथ करते, ये कहा जाता है। इनका पूरा नाम है श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल। श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल इनका पूरा नाम है। इनको 3 भारी भरकम मंत्रालय दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनको 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं मंत्रालय, यानी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री। ये तो शायद पहले से ही इनके पास ये मिनिस्ट्री बनी हुई है। नेक्स्ट है भाई मनसुख मंदेविया, 2 डिपार्टमेंट इनको भी दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी, इनको दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शायद जो कि इनके पास पहले से ही है। नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी, ये इंपोर्टेंट है, इनको 2 मंत्रालय दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट है भाई श्री जी कृष्ण रेड्डी, इनको 3 डिपार्टमेंट दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उनकी डेवलपमेंट, उनके विकास का जो मंत्रालय है वो भी श्री जी किशन रेड्डी जी को ही दिया गया। नेक्स्ट है श्री राजकुमार सिंह, इनको 2 मंत्रालय दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इनको ही दिया गया है। नेक्स्ट है श्री नितिन जयराम गडकरी, जिनके पास एक मंत्रालय बना हुआ है जो कि काफी टाइम से इनके पास है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत इनके पास ये पहले से ही है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एम
सचिंदा, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री ये है। नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हुई है, सॉरी उसके लिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्री पशुपति कुमार पारस, श्री पशुपति कुमार पारस, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है श्री मुख्तार अब्बास नाकवी, मुख्तार अब्बास नाकवी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी, इनको 3 मंत्रालय सौंपे गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनको मंत्रालय मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है श्री रामचंद्र प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय को दिया गया है। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा, इनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री अमित शाह जी को दिया गया है गृह मंत्रालय, तो इनके पास पहले से ही है। सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन सा नया मंत्रालय इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि कौन सा नया मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया। उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन या फिर सहकारिता मंत्रालय, जिसका मंत्री बनाया गया है श्री अमित शाह जी को। याद रहेगा, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, श्री अमित शाह जी को दिया गया और होम मिनिस्टर ये ऑलरेडी हैं ही। श्री राजनाथ सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि इनके पास पहले से ही है। नेक्स्ट है श्री नारायण टटू राणे, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है भाई श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जिनके पास 2 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है भाई श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि जो भारत का आयुर्वेद मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, उसके मिनिस्टर है श्री सर्बानंद सोनोवाल। साथ ही जो पोर्ट बंदरगाह है, नौवाहा, साथ ही जल मार्ग जो है, ठीक है, यानी कि वाटरवेज, उनका मंत्रालय इनको दिया गया श्री सर्बानंद सोनोवाल को। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र मोदी, लास्ट है ये प्राइम मिनिस्टर, ये हैं। वाओ, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके पास है। ऑल इंपोर्टेंट पॉलिसीज इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नोट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, यानी कि कोई भी मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे ही है, ठीक है, इनकी अप्रूवल के बिना, ठीक है, कोई भी मंत्रालय कुछ भी नहीं कर सकता इनके अप्रूवल के बिना, इनका अप्रूवल चाहिए होगा उनको। तो फाइनल पॉइंट यही है, क्लियर है। तो भाई ये हमारे थे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डे यानी कि महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। पहले भी आपको कवर करा चुका हूं, एक डिटेल प्रॉपर वीडियो दे चुका हूं आपको, ठीक है, फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा कुछ नहीं तो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहां तक की वीडियो देख रहे हैं तो हिंदी दिवस नीचे लिखिए, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ लोग सीरियस हैं। नेक्स्ट है, भले ही कुछ मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, ऑब्वियसली समझने वाली चीज भी नहीं है, रिवीजन के तौर पे तो आप वीडियो देख रहे हो। आपका एमटीएस का एग्जाम है, आपका सीजीएल का एग्जाम है, आपका सीपीओ का सेकंड पेपर है, आपका कांस्टेबल जीडी का पेपर है, रिवीजन के तौर पर तो आप देख रहे हो। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू इंडियन न्यू हिंदी, इस बार इसका थीम था। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हिंदी भाषा को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा सके, ठीक है। वैसे भी तीसरे चौथे नंबर पर हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है दुनिया भर के अंदर। 25 जनवरी 2021 को नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, यानी कि मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2021 को वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार इसका थीम था आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2021 को नेशनल साइंस डे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय ना कि इंटरनेशनल, नेशनल की बात हो रही है। इस बार इसका थीम था फ्यूचर ऑफ एसटीआई, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी दिवस मनाया जाता है
इसलिए मनाया जाता है, जो भी दिवस होता है किसी प्रॉपर डेट पर वो इसलिए मनाया जाता है उस चीज को जिस चीज के लिए वो है। जैसे कि विज्ञान है, नेशनल साइंस डे है, ये साइंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लोगों के अंदर साइंस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। तो कोई भी दिवस है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जा सके उस चीज को लेकर। तो कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है। तो भाई नेशनल साइंस डे भी 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है, और क्योंकि मनाना शुरू इसलिए हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट जो सीवी रमन है, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में, शायद 28 फरवरी के आसपास, तब ये दिवस मनाया जाता है, और इसीलिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया गया। इंपोर्टेंट है, इस बार था चूज टू चैलेंज, इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है भाई वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, इसका इस बार थीम था वैल्यूइंग वाटर की महत्वता। इस बार मनाया गया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये 31 मार्च को मनाया गया, हर साल मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। महत्वपूर्ण दिवस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिवस यही माना जाता है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, इस बार इसका थीम था बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था रीस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टैबको डे, ठीक है, मतलब विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को हर साल मनाया जाता है, इस बार तक कमिट टू क्विट। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हर साल मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इस बार 14 जून को मनाया गया, हर साल 14 जून को ही मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, हर साल 21 जून को मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इस बार इसका थीम था द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट डे, जो कि हर साल भारत के अंदर 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि जयंती होती है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का। स्पोर्ट डे के उपलक्ष्य में बहुत सारे जो बड़े बड़े स्पोर्ट के अवार्ड्स होते हैं, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इस टाइप के अवार्ड भी दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, या फिर जो इंटरनेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को, इस बार भी इसी दिन मनाया गया। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। नेक्स्ट है भाई इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इस बार इसका थीम था 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है स्पेशली इंडिया के अंदर, हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, इसका इस बार थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। नेक्स्ट है नेशनल हिंदी दिवस, हाल ही में गया है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, स्टार्टिंग बताया था वर्ल्ड हिंदी दिवस, ठीक है, वो विश्व भर के अंदर मनाया जाता है, वर्ल्ड के अंदर हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ये है नेशनल हिंदी दिवस, ये भारत के अंदर मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हार्ट डे, 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, क्रिएटिंग हार्ट हेल्दी इन्वायरमेंट्स, इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस बार इसका थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर अभी आया नहीं, लेकिन इसका जो थीम होगा मेंटल हेल्थ इन एन इनइक्वल वर्ल्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस बार इसका जो थीम होगा ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, थीम अभी डिसाइड नहीं हुआ, और ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट दिवस। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को
ज्वाइन कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस के नाम से टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ यार, एक और टॉपिक कवर कराता हूं आपको, ठीक है, अगर आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने वो देखा हुआ है, वो है हमारा इंपॉर्टेंट योजनाएं। देखिए यार, इंपॉर्टेंट है तभी कवर कराने की सोच रहा हूं, रिवीजन हो जाएगा। वैसे अभी सुपर फास्ट मैराथन लेकर आया था जनरल अवेयरनेस की, एमटीएस और कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए, उसमें मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं कवर करा दी सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन एक बार फिर से सोच रहा हूं फटाफट कवर कर लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, अगर आपका टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ और आपको पढ़ना है, ठीक है, वरना रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। भाई एक योजना है जल शक्ति अभियान, जो कि हाल ही में 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन ये अभियान शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान का मतलब है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, जल को कैसे संरक्षित रखा जाए, जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसके जल को भी हम कैसे रियूज कर सकते हैं। तो घर घर जाकर, गांव गांव जाकर ये सभी चीजें जल शक्ति अभियान के थ्रू लोगों को समझाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है गगन परियोजना। एक परियोजना शुरू कर गई थी बहुत टाइम पहले, 28 मार्च 2015 को इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जिसके थ्रू हम जो ट्रेन की सही पोजीशनिंग, सटीक पोजीशनिंग हम पता लगा सकते हैं कि फिलहाल कौन सी नंबर की ट्रेन कहां पर है, उसकी सटीक जानकारी, यानी कि एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है जो कि इसरो ने तैयार किया है। नेक्स्ट है भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये दो टाइप की योजना है। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो कि मैंने नीचे लिखी हुई है। इसके तहत क्या होगा, यानी कि 12 रुपए पर एनम, यानी कि 12 रुपए सालाना आपको देने होंगे और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर आपको मिल जाएगा। साथ ही एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें आपको 330 पर ईयर के हिसाब से देने होंगे और 2 लाख रुपए आपको लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा, बीमा कवर मिलेगा, जो कि आपकी किसी भी बीमारी वगैरह में काम आएगा। ये केवल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, वो लाइफ इंश्योरेंस है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। कोलकाता में 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या होगा, इसमें क्या है, 18 से 40 साल के जितने भी ऐसे खाता धारक लोग हैं जो इस पेंशन का फायदा उठाना चाहते हैं, वो उठा सकते हैं। उनको क्या करना होगा, ये स्कीम शुरू करने के लिए, पेंशन लेने के लिए उनको अपने मतलब 42 रुपए के हिसाब से पर मंथ 42 रुपए से शुरू कर सकते हैं और 210 रुपए तक पर मंथ आपको देने होंगे, जमा करने होंगे एक तरीके से। और साथ ही जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद आपको 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब यार ये एक तरीके से बढ़िया योजना है मेरे हिसाब से। तो अटल पेंशन योजना एक बढ़िया योजना है, यानी कि अगर फ्यूचर 60 साल के बाद आपको थोड़ा सा सिक्योर करना है तो इस पेंशन का आप लाभ उठा सकते हैं, इस पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक है सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई थी। इसमें के तहत क्या होगा, यानी कि अगर किसी के घर भी कोई भी बेटी पैदा होती है, उसके जन्म से 10 साल के बाद एक किसी भी अधिकारित बैंक में या फिर डाक घर के अंदर भी एक अकाउंट खुलवाया जा सकते हैं उसके नाम पे, जहां पर इसमें आप पैसा जो जमा कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो 1000 से लगभग 1.5 लाख रुपए तक का वार्षिक जमा कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए पर एनम या फिर 1.5 लाख रुपए पर एनम अगर आप जमा कर रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। जिसके बाद जब आपकी बेटी होगी, उसका विवाह वगैरह आप करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में जो है उसका ब्याज बढ़ता चले जाएगा। और इसका जो ब्याज है पहले 9.1% था, अब कुछ घट गया है इसका ब्याज, ठीक है, अब इसका जो इंटरेस्ट है वो घट गया। तो इस टाइप की योजना है। और जब बेटी आपकी 18 साल की हो जाएगी तो मतलब ये मैच्योर हो जाएगी, मतलब आप वो पैसा निकाल सकते हो इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट है एक है भाई हृदय स्कीम, 21 जनवरी 2005 को शुरू की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हृदय। इसकी फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, यानी कि जितनी भी विरासत है भारत की, जहां पर विरासत धरोहर है, जैसे कि गोल्डन टेम्पल हो गया, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, इनको और भी डेवलप करना इस हृदय योजना का मकसद है। इसमें एक प्रॉपर हर साल बजट पास होता है ताकि और डेवलपमेंट करी जा सके और विजिटर्स को खींचा जा सके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जा सके विजिटर का। एक है सागरमाला परियोजना, जो कि 15 मार्च 2015 को शुरू की गई थी, यानी कि जो बंदरगाह भारत के अंदर है उनका विकास करना, उनको आधुनिकीकरण करना, उनको मॉडर्नाइज कर देना, ठीक है।
और भी नए नए बंदरगाह को बनाना, भारत के अंदर उनका निर्माण करना। नेक्स्ट है भाई मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा एवं शिक्षा मिशन 15 दिसंबर 2015 को शुरू की गई थी। इस मिशन का मकसद यही है, देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग देना और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को तैयार करना। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद यह है यूथ को अवेयर करना, साथ ही यूथ के लिए नए नए रास्ते खोलना। स्टार्टअप के लिए जो यूथ स्टार्टअप शुरू करना चाहता है उनको आइडियाज देना, साथ ही उनको लोन वगैरह देना। तो यही मकसद है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 20 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके तहत देश के अंदर 24 लाख युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही रोजगार के रास्ते खोले जाती है, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बढ़ जाती है इन सर्टिफिकेशन के बाद। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जो कि 25 सितंबर 2014 को भारत के अंदर शुरू किया गया था। यानी कि भारत के अंदर जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा इसके तहत, और जो टेक्नोलॉजी है, भारत को एक टेक्नोलॉजी हब बनाना, ज्यादा से ज्यादा चीजों का भारत के अंदर ही निर्माण करने की कोशिश की जाएगी मेक इन इंडिया कार्यक्रम तहत, इसलिए लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद यह था कि गांव-गांव, घर-घर, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर एक इंसान को बैंक सुविधा से जोड़ने का इस योजना का मकसद था। और इस योजना ने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि लगभग 1.8 करोड़ के आसपास पहले ही दिन लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलवाए, और एक साल में लगभग 7.8 करोड़ लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलवाए, और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें यह दर्ज हो गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 23 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। 2022 तक सबको घर दिलाने की केंद्र सरकार का मकसद है। इस योजना के तहत 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य इन्होंने बनाया है, साथ ही होम लोन और सब्सिडी प्रोवाइड करना है लोगों को। नेक्स्ट है भाई राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 28 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी। यानी कि जो स्वदेशी गाय हैं, भारत की गाय हैं, उनका संरक्षण करना। देखिए स्वदेशी गायों की रक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की गई। गाय बचाओ देश बचाओ, ये नारा इसके तहत चला था। नमामि गंगे योजना जून 2014 को शुरू की गई थी। मेरे सामने एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन बना। 2015 में एक एग्जाम दिया था मैंने, और 2016 में IB पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम दिया था। 2016 में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था। 2-3 बार मेरे सामने एक क्वेश्चन बन चुका है कि भाई नमामि गंगे योजना क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। तो भाई नमामि गंगे योजना जून 2014 को शुरू की गई थी। ये योजना, इस योजना के तहत आने वाले 5 साल के लिए एक बजट पास किया जाता है लगभग 20,000 करोड़ का, जिसके तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाना है। नमामि गंगे योजना का मकसद गंगा को साफ और स्वच्छ बनाना है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी मिशन भी बोल सकते हैं। 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। यानी कि देश के वो 100 शहर चुने गए थे जिन शहरों को डेवलप करना है, और भी ज्यादा जिन शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना है, यानी कि आधुनिकीकरण उनका करना है। नेक्स्ट है प्रकाश पथ योजना, 5 जुलाई 2015। आज CFL की जगह या फिर जो वोट बल्ब होते थे उनकी जगह LED बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो इस योजना के जरिए ही कर रहे हैं। क्योंकि प्रकाश पथ योजना यही थी, 2015 में लॉन्च की गई थी कि जल्दी से जल्दी स्ट्रीट लाइट्स जो है उनकी जगह LED बल्ब लगा देनी है, और घर घर LED बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि हर घर में LED बल्ब हो सके और ज्यादा से ज्यादा हम लाइट को बचा सके, लाइट को सेव कर सके। नेक्स्ट है भाई डिजिटल लॉकर योजना, 7 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। एक तरीके का पोर्टल है, एक तरीके की एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, लेकिन आपने डिजिटल लॉकर में अपलोड कर रखा है, वहां पर कर रखा है, और आप चेकिंग हो रही है आपकी कहीं पर, तो आपको कोई भी ऑफिसर अगर मांगे कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, आप उसकी हार्ड कॉपी ही नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉपी अपनी डिजिटल लॉकर खोलकर भी दिखा सकते कि भाई देखिए मेरा डिजिटल लॉकर में लाइसेंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर मेरे व्हीकल के सभी डॉक्यूमेंट वगैरह आप वहां पर रख सकते हो। आपकी रिजल्ट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कुछ डिजिटल लॉकर के अंदर आप सेव रख सकते हो। तो ये एक डिजिटल लॉकर इस तरीके का पोर्टल है। क्लियर है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना, जुलाई 31, 2015 को शुरू की गई थी। यानी कि भारत के अंदर जो रोड हाईवेज है, स्पेशली जो सीमा रोड हाईवेज है, उनको
लगभग 7,000 किलोमीटर उनको विकासशील बनाना, उनको विकसित करना। नेक्स्ट है सेतु भारतम परियोजना, 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। भारत के अंदर जितने भी ज्यादा से ज्यादा पुल का निर्माण करना, जिन राज्यों में जिन राजमार्ग के ऊपर पुल की जरूरत है, क्योंकि बिना पुल के बिना फ्लाईओवर के ट्रैफिक जैम की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा पुल का निर्माण करना, फ्लाईओवर का निर्माण करना सेतु भारतम परियोजना का मकसद है। नेक्स्ट है भाई स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, मुद्रीकरण का मतलब होता है मोनिटाइजेशन, योजना का मतलब तो स्कीम आप कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री गोल्ड मोनिटाइजेशन योजना 5 नवंबर 2015 को की गई, जिसके जरिए लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस करना है, जो गोल्ड है उनके पास रखा है उसको मोनिटाइज कराएं। ठीक है, ये है इस योजना का मकसद। लास्ट है शायद मिशन इंद्रधनुष, 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका टाइम के साथ साथ वर्जन लॉन्च होते रहते हैं। इंद्रधनुष 1, इंद्रधनुष 2.0, इंद्रधनुष 3.0, इंद्रधनुष 4.0। इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 7 बीमारियां हैं, बच्चों में होने वाली जो 7 बीमारियां, स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको टीका लगाया जाता है, जिसमें कौन कौन से टीके हैं? टीटीनस का टीका है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का टीका है, पोलियो का टीका है, हेपेटाइटिस बी का टीका है, पर्ट्यूसिस है, मेलसिस है। तो इसमें ठीक है कई सारे मतलब 7 बीमारियां हैं जिनके टीके लगते हैं। तो टाइम रहते कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कवर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जा सके इन 7 बीमारियों का। तो भाई मिशन इंद्रधनुष यही योजना है और ये थी हमारी लास्ट योजना है। आई होप कुछ तो दिमाग में गया ही होगा। ठीक है, कुछ मेरा बोला हुआ पता नहीं किस्मत खराब हुई किसी की तो माइंड में एक आधी चीज रह गई होंगी, और ऑब्वियसली एग्जाम में अगर वही चीज पूछ ली गई तो आपका तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट मिलता है, बाकी कोई खास वैसा आज इंपॉर्टेंट मतलब वो नहीं था, कुछ समझाने वाला चीज नहीं था। बस फायदा यही हुआ इसका कि आपने अगर नोट बनाई हो, थोड़ा तेज हो गया, तेज बोला मैंने, लेकिन अगर आपने रुक रुक के वीडियो को पॉज कर करके भी नोट बनाए होंगे तो यार बहुत बेनिफिट मिलेगा। छोटी सी चीज होती है, सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है कि आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो तो बेनिफिट मिलता है, सब लोग ये बोलते हैं। लेकिन जो लोग इसको अप्लाई करते हैं ना, जो लोग वीडियो देखते टाइम नोट्स बनाते हुए चलते हैं, मेंटेन करते हुए चलते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद एक बार उसको देख लें, एक बार उसको रिवाइज कर ले, और एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर ले, एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर ले, तो भाई गारंटी के साथ उसके माइंड में वो चीज छप जाएगी, वो उसको नहीं भूलेगा। और अगर आप डायरेक्ट बैठ के वैसे ही वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई टॉपिक रह गया है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट डाउन किया था, पीपीटी बनाई थी, लेकिन वो रह गया है। मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक है। योजनाएं हो गई, सीएम स्टेट्स हो गए, बुक्स ऑथर हो गए, साथ ही इंपॉर्टेंट डेज हो गए, टोक्यो ओलंपिक कैबिनेट, यार कोई तो टॉपिक है। चलिए मैं देखता हूं, अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आप भी याद दिलाइएगा कि भैया ये वाला टॉपिक आपने मिस कर दिया, मुझे याद ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए यार वीडियो में इतना ही था। पसंद आएगा दिल से लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर से एसएससी एमटीएस वालों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। भगवान से प्रे करता हूं कि यार सभी लोग एग्जाम में झंडे गाड़ कर आए हो, इस बार एग्जाम को फाड़ के रख दे, बस फाड़ के नहीं मतलब क्रैक करके रख दे और सिलेक्शन ले ले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।